नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। जो हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण। आज उसमें हमारा अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षार के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म को समझेंगे। आपको बता दें कि कल हमने अम्ल क्षार और लवण के बारे में थोड़ा समझ लिया था। आज हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझना होता है। ठीक है, पहले हम एक क्रियाकलाप में देखेंगे कि विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल ASNO3, एसिटिक अम्ल H3COOH और आपको पता है एसिटिक CH3OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम OH का होल ट्वाइस और पोटेशियम KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को के विलयन का एक नमूना एकत्र करते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए और सारणी में आपको दिखाई दे सारणी जो 2.1 है 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों की उसकी जांच करना है। ठीक है, आपको बता दें कि लाल लिटमस, नीले लिटमस और फिनेप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज के विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है आपको कर देखना है। चलिए कर देखते हैं भैया हम लोग। ठीक है, देखिए हमने क्या, ये विलयन का नमूना है इसमें हमने लाल लिटमस, नीला लिटमस और फिनाप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज लिया। ठीक है, रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ, आपको बता जो रंग परिवर्तन के तरह को हमसे यह मालूम चलता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। जैसे ही रंग में कोई परिवर्तन होता है तो इससे पता चलता है कि यह अम्ल या क्षार है। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय, आपको बता दें कोई जिसकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, इसे ऑल्फैक्टरी कहते हैं। आइए हम इनसे कुछ सूचकों की जांच करते हैं। आपको बता दें कि क्रियाकलाप 2.1 था, उसमें देखते हैं कि बारीक कटी हुई प्याज स्वच्छ कपड़े के टुकड़ों को एक प्लास्टिक की थैले में लीजिए। आपको बता दें कि बारीक कटी हुई प्याज तो स्वच्छ कपड़े के एक कपड़ा का टुकड़ा लीजिए, कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक की थैले में लीजिए। ठीक है, थैले को कस कर बांध दीजिए और तथा पूरी रात फ्रिज में रखिए। अब इससे कपड़े के टुकड़ों का उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसमें दो टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। आपको बता इसमें 2 टुकड़े और उनमें उनकी गंध की क्या जांच करिए। इनमें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे और दूसरे पर NaOH की विलयन की कुछ बूंदे डालें। आपको बता दें कि दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। क्या करना है, जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच करना है। आपको इन प्रेक्षणों को लिखना भी है। ठीक है, अब आपको बता दें थोड़ा तनु बिनेला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बिनेला और लौंग की तेल कर लेना है, उनको जांच करना है। ठीक है, आपको बता दें कि एक प्रखनली में HCl विलयन हम दूसरी विलयन NaOH की विलयन लीजिए और दोनों में तनु आपको कहते हैं तनु वेनेला एसेशन और के कुछ बूंदे डालकर हिलाइए और उसकी गंध की क्या है पुनः जांच करिए। यदि गंध में कोई बदलाव आए तो उसे दर्ज भी कीजिए। आपको बता दें इस प्रकार अब फिर से एक में HCl और तनु NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए और लोहे के तेल के लिए गंधों में आए परिवर्तन का भी जांच करना है। आपको बता दें कि आपके परीक्षण के आधार पर विनेला, प्याज और लौंग के तेल में किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। पहले आपको परीक्षण के आधार पर विनेला जो होता है विनेला और प्याज और लौंग के तेल में से किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। आपको अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझाने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। जैसे आपको बताया अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझाने कुछ और भी क्रियाकलाप करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में देखेंगे। आपको बता दें कि क्रियाकलाप 1.2 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको बता दें कि एक प्रखनली लीजिए, प्रखनली में लगभग 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालना है। देखिए फिगर में दिखाया गया है कि एक
प्रखंड लीजिए, उसमें 5 से 5 ml तनि सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl, और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े लेना। आपको बता दें कि दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं कि क्या होता है उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करना है। जो गैस उत्सर्जित होगा उसे साबुन के विलयन में क्या प्रवाहित करना है। और साबुन के विलयन में आपको देखेंगे साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं कि कुछ अन्य अन्य अम्लों जैसे HCl, NaOH3 और CH3OH के साथ यह क्रिया करके दोहराइए। देखिए प्रखंडी, उस प्रखंडी में प्रखंडी में क्या होता है HCl और तो जिंक के तनेदार टुकड़े लेते हैं, ठीक है। प्रखंडी को जब हम एक प्रवाह नली से जोड़ देते हैं, क्या एक प्रवाह नली से जोड़ देते हैं और उसमें से क्या एक हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, क्या तो हाइड्रोजन, और फिर इस बुलबुले को साबुन की विलयन में निकालते हैं। क्या कहते हैं, बुलबुले को साबुन की विलयन में निकालते हैं और क्या होता है हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बुलबुले होते हैं जो मोमबत्ती की ज्वाला से क्या होता है फट 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 की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। क्या होता है फटफट की ध्वनि के साथ क्या होता है हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। आपको बता दें, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है। क्या बनता है, एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। क्या बनाता है, एक लवण बनाता है। लवण अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकता है। बता दें, अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जैसे अम्ल प्लस धातु इक्वल टू क्या बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। आपको ध्यान देना है कि ऊपर दी की जो हम रिएक्शन कराएं अभिक्रिया कराएं वो धातु अम्लों से हाइड्रोजन जब अम्लों से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन होता है क्योंकि यह एक कंपाउंड बनाता है जिससे लवण कहते हैं। कंपाउंड बनता है जिससे लवण अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं जैसे कोई भी अम्ल धातु से रिएक्शन करता है तो लवण बनता है और लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। आपने जिन अभिक्रिया का परीक्षण किया क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में एक प्रखंड में जिंक के दानेदार टुकड़े लिखिए। आपको पता है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल मिलाकर गर्म करिए। तत्पश्चात क्या होता है, देखिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस के रूप में और जिंक का दानेदार टुकड़े लेते हैं और क्या बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस क्या बाहर निकलती है। आपने क्या देखा है कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है किंतु ऐसी अभिक्रिया कभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। आपको बता दें किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती है। अब हमारा अगला टॉपिक धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। आपको बता दें कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्रियाकलाप करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है। 2 प्रखंड लीजिए, 2 प्रखंड लेना है आपको कैसे ए एवं बी। आपको बताते हैं क्या करना है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि 2 प्रखंड लीजिए ए एवं बी, जैसे फिगर में दिखाया गया ए एवं बी प्रखंड ले लिए हैं। ठीक है, ए प्रखंड में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, 0.5 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और बी में हमको 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। आपको बता दें बी विलयन में भी सोडियम फिगर में कैल्शियम दिखा है पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए। ठीक है, विलयन लेना है। अब हम दोनों प्रखंड को लगभग 2 ml HCl मिलाइए। तो दोनों प्रखंड में क्या बनता है HCl मिलाना है कितना 2 ml तक। आपने क्या परीक्षण किया आपको बता दें कि चित्र 2.2 में दिखाया गया, क्या हम दिखा रहे हैं फिगर को। ठीक है, के अनुसार आपको उत्पादित गैस
तो चूने की पानी जो गैस निकलेगी, चूने की पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रवाहित कीजिए। आपका चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित कीजिए। आपने परीक्षण क्या देखा, अपने परीक्षण को अभिलेखित करिए। ठीक है, अपने अपने प्रखंड ए में सोडियम कार्बोनेट मतलब प्लस HCl को रिएक्शन करते तो सोडियम क्लोराइड H2O और H2O कार्बन डाइऑक्साइड बनता। प्रखंड बी में हम सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl मिलाते हैं, HCl से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम दोनों में क्या पाते हैं कि कॉमन क्या है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। को बता दें, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, जब उत्पादित जो हमने रिएक्शन में देखा है कि जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, जब हम चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, श्वेत कैल्शियम कार्बोनेट मतलब श्वेत अपक्षेप और H2O बनता है। और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाहित करने पर भी निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब H के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड जल को H से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जल में विलय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो जलीय विलयशील होता है, जल में विलयशील होता है। चूना पत्थर खड़ी तथा संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया के संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जैसे आपको बता दें कि हमारा टॉपिक था हाइड्रोजन और धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन और कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। आपको फिगर के माध्यम से आपको हम समझाए थे कि आपको याद हो कि सभी कार्बोनेट, आपको बता दें सभी धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल जब रिएक्शन होता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक कैसे परस्पर अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसको क्रियाकलाप करते हैं कि अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में करते हैं। एक प्रणाली में 2 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल का विलयन घोल लीजिए और उसमें 2 बूंद फिनाइल्फ्थेन विलयन डालना है। क्या करना है, 2 बूंद फिनाइल्फ्थेन विलयन डालना है। विलयन का रंग में क्या होता है उसके बारे में देखना है। इस विलयन में एक बूंद HCl विलयन मिलाइए। एक बूंद HCl का तनु विलयन मिलाना है। आपको बताते चलिए यह अभिक्रिया मिश्रण में रंग में कोई परिवर्तन होता है। अम्ल मिलाने के बाद फिनाइल का रंग क्यों बदल गया, जब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंद मिलाइए फिनाइल पुनः क्या गुलाबी का हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल पर समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि जब उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त होता है। आपको बता दें कि इस अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम NaOH लेते हैं फिर HCl मिलाते हैं। ठीक है, NaOH प्लस को HCl NaOH लिए फिर HCl से NaCl बना और H2O बना। ठीक है, अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है और लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और क्या जल होता है तथा इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम अम्ल और क्षार को रिएक्शन कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे अम्ल क्षारक प्लस अम्ल जब रिएक्शन होता है तो लवण और जल का बनता है। ठीक है, लवण और जल बनता है।
अब हमारा अगला टॉपिक है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्या पढ़ना? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों के बारे में पढ़ेंगे। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होती है आपको बता दें कि एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। कितना में? थोड़ा सा लेना है, अल्प मात्रा लीजिए। हिलाते हुए उसे धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। अब कॉपर सल्फेट की थोड़ी सी अल्प मात्रा लीजिए और हिलाते हुए क्या करना? धीरे धीरे उसमें क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक 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 HCl अम्ल मिलाइए और विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। मतलब एक बीकर लेना, उसमें हाइड्रो कॉपर ऑक्साइड को मिला लेना है थोड़ी सी मात्रा में, उसमें फिर क्या करना? धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला डालिए और धीरे धीरे उस विलयन विलयन का रंग में देखिए क्या परिवर्तन था, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। ठीक है, आप देखेंगे कि विलयन का रंग रंग नील रहित हो जाएगा, नील रहित हो जाएगा। अब क्या देखेंगे कि विलयन का जो रंग होगा नील रहित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? घुल जाता है। विलयन का जो विलयन का नील रहित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। आपको बता दें कि आप देखेंगे कि जैसे हम कॉपर ऑक्साइड लिए हैं और उसमें HCl थोड़ा सा मिलाए हैं, तो विलयन का कॉपर ऑक्साइड का क्या उसके बारे में देखिए। आप देखेंगे कि विलयन का जो रंग था, रंग नीला और हरा हो जाता है, नीला या हरा हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है और विलयन में नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार, जैसे कॉपर धातु ऑक्साइड है और प्लस अम्ल लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे हम आपको बता दें कॉपर कॉपर प्लस HCl मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपने देखा है कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। जैसे हम एक विलयन बीकर में कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl का जब हम रिएक्शन कर देते हैं तो क्या बनता है? कॉपर क्लोराइड प्लस H2O जल बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। जैसे आपको देखे हैं कि विलयन नील हरित हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? घुल जाता है और इस विलयन में नील हरित रंग अभिक्रिया करके जो नीला हरित रंग अभिक्रिया करते हैं कॉपर क्लोराइड बनते हैं। क्या होता है? देखिए जो नीला हरित रंग है अभिक्रिया करता है कॉपर क्लोराइड बनाता है। क्या होता है? कॉपर क्लोराइड बनता है। बनने के कारण धातु ऑक्साइड अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार लिखते हैं। जैसे देखिए क्या है? धातु है, कॉपर की एक धातु है, HCl एक अम्ल है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड क्या होता है? अम्ल बनता है, लवण बनता है और साथ में क्या जल का निर्माण हो रहा है, जैसे हम आपको फिर रिएक्शन करा कर दिखाएं। अब हम देखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लेकर उसे संतुलित कीजिए। अब जैसे हम समीकरण लिखे थे, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। आपको बता दें क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। लवण एवं जल तथा अतः धात्विक ऑक्साइड की क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जब उपरोक्त अभिक्रिया के समीकरण को लिखे थे हम संतुलित किए हैं। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। क्या होते हैं? लवण एवं जल तथा अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को हम क्या होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। हमारा अगला टॉपिक क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में। ठीक है,
आपको बता दें क्रियाकलाप 2.5 में अपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच हुई अभिक्रिया देखी है। आपको बता दें जब हमने 2.5 में अभिक्रिया किया था कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बीच बीच हुई अभिक्रिया देखी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या क्षारक जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है चूंकि ये क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्राकृतिक होते हैं। क्या होता है धात्विक ऑक्साइड भी क्या होता है अम्लीय प्राकृतिक है। जैसे हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है चूंकि ये क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अत्यधिक ऑक्साइड अम्लीय प्राकृतिक होते हैं। क्या होते हैं अत्यधिक जो ऑक्साइड होते हैं धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं अम्लीय प्राकृतिक होते हैं अम्लीय नेचर के होते हैं। ठीक से अम्लीय नेचर के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती है। क्या पढ़ेंगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती है। अब हम पढ़ना है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। चलिए देखते हैं अनुभाग 2.1 में हमने देखा है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। सभी अम्लों में क्या होता है समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होते हैं कि हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा है धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कौन सा गैस हाइड्रोजन गैस। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते क्यों हैं। ठीक है आपको बता दें कि ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आदि विलयन है। HCl अम्ल के आदि विलयन है। आदि हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड आदि के विलयन है। एक कार्क में 2 कील लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। एक कार्क को 2 कील लगाकर 100 ml के बीकर में रख दीजिए। क्या करना है एक कार्क लेना है 2 कील लगाकर 100 कार्क को 100 ml बीकर में रखना है 100 ml के बीकर में रखना है। ठीक है जैसे इस फिगर में दिखाया गया देखिए चित्र 2.3 के अनुसार किलो को 6 वोल्ट के एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ना है। एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से अब बीकर में थोड़ा सा तन्नु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। तन्नु HCl डालकर क्या करना विद्युत धारा प्रवाहित करना है। अब देखते क्या इस प्रक्रिया को तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। फिर थोड़ा सा डालना है। आपने क्या किया इन परीक्षणों को ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। ठीक है अब हम देखते हैं अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। आपको बता दें कि अम्ल की स्थिति में क्या होता है बल्ब जलने लगता है। जैसे चित्र में दिखाया बल्ब जलने लगता है और परंतु क्या आप देखेंगे कि ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत चालन नहीं करते। आपको बता दें कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। जिससे बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन का विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह जो अम्ल में उपस्थित उन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्लीय विलयन में जो अम्लीय विलयन है उस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित उन्हीं आयनों के द्वारा होता है। उन्हीं आयनों के द्वारा क्या होता है आपको बता दें अम्लों में धनायन H+ और ऋणायन अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl क्लोरीन HNO3 NO3 CH3OH में और H3COO और H2SO4 और सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H है इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इस प्रकार उनका इसी कारण उनका गुणधर्म क्या अम्लीय होता है। क्या होता है आपको पता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराए। इस क्रियाकलाप के परिणाम के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आपको बता दें एक बार और से इस फिगर के बारे में कि अम्ल की स्थिति में बल जलने लगता है। क्या होता है? जैसे हम अम्ल की स्थिति में बल जलने लगता है, जैसे फिगर में दिखाया गया है कि परंतु आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन में विद्युत चालन नहीं करते हैं, पर बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि विद्युत के विलयन में इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। और अम्लीय विलयन में आपको बता दें अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। आयनों में धनायन तथा ऋणायन HCl, H क्लोराइड और HNO3 और NO3 के रूप में और H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होते हैं। और चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि के जैसे क्षार का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराए। क्रियाकलाप के परिणाम को आपका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताते अब हमारा अगला टॉपिक जलीय विलयन। जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार का क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार का क्या होता है उसके बारे में हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।